हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। यह टॉपिक छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने दो वाइंडिंग वाला नॉर्मल ट्रांसफार्मर पढ़ा, डिस्कस किया उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, दो वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस ट्रांसफार्मर में क्या होता था, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से आइसोलेट होती थी। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता था, कोई वायर इनको एक दूसरे से नहीं जोड़ता था। ये एक दूसरे से चुंबकीय रूप से जुड़े होते थे। ठीक है, और पावर भी चुंबकीय रूप से ट्रांसफ़र होता था। मतलब इंडक्टिवली इंडक्टिवली प्राइमरी सेकेंडरी में पावर ट्रांसफ़र होता था। ठीक है, ये था आपका नॉर्मल दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। और ये है आपका सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। टैपिंग के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी बना दिया जाता है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और इसी वाइंडिंग में से टैपिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग को बना दिया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज है तो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, अगर थ्री फेज होगा तो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है और यही वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग काम करती है। यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। सेल्फ इंडक्शन मीन स्वप्रेरण। इसके लिए भी ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो आपका V2/V1 E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू K, ये आपका ट्रांसफार्मेशन रेशियो है, रूपांतरण अनुपात। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर के लिए सेम होता है, वही रहता है। और पॉइंट है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र कैसे हो रहा था, इंडक्टिवली चुंबकीय रूप से, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्टिवली तो होता ही है, साथ में डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली, यहाँ देख रहे हैं वाइंडिंग डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इलेक्ट्रिकली भी पावर ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों, यह ट्रांसफार्मर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर, टाइप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कोई एक वाइंडिंग लिए और प्राइमरी साइड में हम लोग उसके पूरे टर्नों के लिए लिए, है ना, N1 टर्न प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में आपका बीच में से ही टैप करके कुछ टर्नों को सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में बना लिए। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड में टर्नों संख्या कम है तो वोल्टेज कम मिलेगा, और प्राइमरी साइड में टर्नों संख्या ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, याद रखना, आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो टर्नों संख्या पर डिपेंड करता है। टर्न अगर कम है तो वोल्टेज कम मिलेगा, अगर टर्न ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपका सेकेंडरी साइड पे टर्नों संख्या कम है तो ये वोल्टेज को कम करेगा। प्राइमरी के बच्चा सेकेंडरी वोल्टेज कम रहेगा। ठीक इसी प्रकार आपका देखिए, अब क्या हुआ, प्राइमरी साइड में टर्नों संख्या कम रखे हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा रखे हैं, पूरा रखे हैं, तो प्राइमरी में वोल्टेज अगर कुछ होगा तो उसकी अपेक्षा सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन क्या है, सब ऑटो ट्रांसफार्मर और सब सिंगल फेज हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। मान लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी साइड में बहुत सारे टैपिंग निकाल ली जाए, ठीक है, और एक रोटरी स्विच के द्वारा कनेक्ट कर लिया जाए, तो क्या होगा, उस स्विच के द्वारा जैसे से हम टर्न की संख्या बदलेंगे, पहले कनेक्शन यहाँ पर करेंगे तो वोल्टेज कम मिलेगा, फिर और टर्न लेंगे, ऐसे ही स्विच के द्वारा हम लोग टर्नों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज भी सेकेंडरी साइड में परिवर्तित होगा। ठीक है, टर्न कम रहेंगे तो कम रहेगा, कम वोल्टेज मिलेगा, और यदि टर्न बढ़ेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। दोस्तों, यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड में ऐसे बहुत सारे टैपिंग निकाल दी जाए और उसको एक रोटरी स्विच, वेरिएबल स्विच के द्वारा, रोटरी स्विच के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा
यदि लोड जुड़ेगा, ये न्यूट्रल है आपका, और इस टाइपिंग से अगर जोड़ दें तो इतना वोल्टेज मिलेगा 100 वोल्ट। ऐसे ही रोटरी स्विच को हम घुमाते जाएं, बढ़ाते जाएं तो 100 से 140, 180, 220 यदि ऐसी टाइपिंग की गई रहेगी तो हमें इस तरह से इस प्रकार अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका है टैप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। यदि रोटरी स्विच की जगह हम लोग ऑटोमेटिक डिवाइस लगा दें, वोल्टेज अपने आप चेंज होता रहे, वो स्विच को ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, तो आपका क्या कहलाएगा? वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपका ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर था और ये ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें 2 वाइंडिंग होती थी और इसमें केवल 1 वाइंडिंग, टाइपिंग के द्वारा 2 वाइंडिंग बना दी जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों आइए अब डिस्कस करते हैं 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर पर। जैसे सिंगल फेज में था ठीक वैसे ही यहाँ भी प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग रहेगी वही वाइंडिंग सेकेंडरी साइड में। बस अंतर क्या होगा, हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वोल्टेज कम चाहिए, स्टेप डाउन करना है तो टाइपिंग हम लोग टाइपिंग में पूरा टर्न नहीं लेंगे। ठीक है, पहला फेज है, दूसरा फेज है, तीसरा फेज है, ये आपका हम प्राइमरी रखे हैं और ये ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो यहाँ भी रोटरी स्विच के द्वारा वोल्टेज को वेरिएबल या वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेप डाउन 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। अगर स्टेप अप करना रहेगा तो चाहे सप्लाई हम इधर से दें, इधर देंगे तो इधर टर्न कम रहेगा तो वोल्टेज इधर कम रहेगा, इधर सेकेंडरी साइड में है, इस साइड टर्न पूरा है फेज के बीच में तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में जो तीनों वाइंडिंग होती हैं, पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए, तीसरे फेज के लिए, ये ABC फेज है और तीनों वाइंडिंगों का कनेक्शन स्टार में होता है। देख रहे हैं, पहली वाइंडिंग कनेक्शन यहाँ, दूसरी वाइंडिंग का यहाँ, तीसरी वाइंडिंग का यहाँ, तो तीनों एक जगह जुड़ गए हैं। इस तरह से आपका ये स्टार कनेक्शन हुआ। ठीक है, और न्यूट्रल दोनों साइड के लिए, प्राइमरी या सेकेंडरी हो, वो कॉमन होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन की इफिशिएंसी क्या होती है? दक्षता। ये होती है आपकी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, और इनपुट पावर बराबर क्या होता है? आउटपुट प्लस मशीन की टोटल लॉसेस। तो यहाँ ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस हैं? कोर लॉस और कापर लॉस। ठीक है, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस कोर लॉस प्लस कापर लॉस, ये आपकी टोटल लॉस है। ठीक है, तो देखते हैं कितनी होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में इफिशिएंसी। दोस्तों ये आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर था जिसमें 2 वाइंडिंग थी। ठीक है, 2 वाइंडिंग, और यहाँ पर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्लियर, तो इसमें केवल 1 वाइंडिंग है, तो कापर भी, वाइंडिंग की संख्या भी कम हुई तो कापर भी कम हुआ, तो कापर लॉस भी कम होगा। कापर लॉस कम होगा तो ये लॉस कम होगा तो ये एफिशिएंसी क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब दोनों वाइंडिंग का कुछ लीकेज फ्लक्स होगा, तो दोनों वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स हो रहा था तो यहाँ पर ज़्यादा था, और यहाँ पर क्या था? एक ही वाइंडिंग है, यहाँ पर एक ही वाइंडिंग है तो लीकेज फ्लक्स भी कम होगा। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो ओवरऑल कोर लॉस भी कम होगा। इस प्रकार यहाँ पर ये लॉस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल लॉस जो होता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो कुल लॉस कम होगा तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ क्या क्या हैं? पहला तो इसकी साइज़ छोटी होती है। साइज़ छोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें 1 वाइंडिंग होती है। ठीक है, और जब वाइंडिंग कम, कापर कम, तो इसका वेट भी कम, तो स्मॉल साइज और लेस वेट।
मतलब उसका भार कम होता है। ठीक है। लो कास्ट दूसरा पॉइंट है। लो कास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें मटेरियल कम लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जो कास्ट है, जो कीमत है, वो भी कम होगी, मतलब कॉपर की बचत। और इसके बाद है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस होगा, और इसमें भी कुछ होगा, कुछ रिएक्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्राइमरी में तो रहेगा, रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, तो लॉस होता है जो भी। लेकिन सेकेंडरी में यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, केवल एक वाइंडिंग है, तो यहाँ पर ना रिएक्टेंस होगा ना रेजिस्टेंस होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम होगा, जिसके कारण इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है। और चौथा आपका है चालक पदार्थ, कंडक्टर मटेरियल की बचत। चालक पदार्थ कम यूज होते हैं। तो ये थे आपके एडवांटेज ऑटो ट्रांसफार्मर के। अब आते हैं डिसएडवांटेज में। पहला पॉइंट है आपका नो आइसोलेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई आइसोलेशन नहीं होता है। तो ये है आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में आइसोलेशन है, किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी है और उसी में से डायरेक्ट सेकेंडरी वाइंडिंग को टैपिंग करके बनाया गया है, तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज ये आपका सेकेंडरी वोल्टेज है। तो इस प्रकार कभी भी डर रहता है शॉक लगने का, है ना। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में किसी प्रकार का आइसोलेशन न होने से नो लोड पर, कोई लोड सेकेंडरी साइड में न होने पर भी सेकेंडरी साइड में टर्मिनल पर यहाँ पर शॉक लग सकता है, उसे उसका डर रहता है। दूसरा पॉइंट है फॉल्ट के समय, दोष के समय शॉर्ट सर्किट करेंट बहुत अधिक फ्लो होता है। किसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर में। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग कोई और अलग से बाइंडिंग नहीं है, प्राइमरी बाइंडिंग में ही टैपिंग करके सेकेंडरी बाइंडिंग बनाया गया है। तो इसका इंडक्टेंस मीन्स अपन का हो गया रिएक्टेंस एक्सेल, जिसे यहाँ पर था एक्सेल, यहाँ पर रेजिस्टेंस। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल नहीं है, जिसके कारण इसका टोटल इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। और शॉर्ट सर्किट करेंट जो सेकेंडरी साइड में फ्लो होती है, ISC कहीं फॉल्ट हो गया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये करेंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, जिससे हमारा जो लोड है, कोई इक्विपमेंट है, कोई उपकरण, कोई मशीन है, उसका जलने का डर रहता है। ठीक है, और आगे देखते हैं वाइंडिंग ब्रेक होने पर फुल वोल्टेज मिलना। जैसे आपका ये कभी मान लीजिए ये वाइंडिंग ब्रेक हो गई, तो क्या होगा, ये आपका प्राइमरी वोल्टेज अगर 33 kV है या 11 kV है, जो भी है, वो पूरा डायरेक्ट मिलेगा सेकेंडरी टर्मिनल पर। ठीक है, लोड को वहाँ पर आपको, इससे हमारा लोड काम करना बंद कर सकता है, ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। कब? जब आपका वाइंडिंग ब्रेक हो जाए, उस स्थिति में। अब आइए इसका उपयोग देखते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, नॉर्मली यूज़ किया जाता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर के रूप में, वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तीसरा है पावर सिस्टम में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है पावर सिस्टम में। चौथा है जिग जैग ट्रांसफार्मर की तरह, वहाँ पर 2 काम किया जाता है, 2 काम में लाया जाता है इसको। थर्ड हार्मोनिक को फिल्टर करने के लिए लाइन की, ट्रांसमिशन लाइन की, और अर्थ पॉइंट बनाने में। ये देखिए आपका जिग जैग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ से हम अर्थ पॉइंट भी बना सकते हैं, उसके द्वारा थर्ड हार्मोनिक को फिल्टर किया जाता है। अभी ऑटो ट्रांसफार्मर का और लेक्चर आएगा, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।